नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी PET 2025 का प्रैक्टिस नंबर 04। इससे पूर्व मैं लगभग आपके समक्ष PET की परीक्षा के लगभग 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। और PET की परीक्षा आपको जैसे संज्ञान में होगा कि आपकी PET की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होना सुनिश्चित हुई है। ठीक है। लगभग अपने पास आज आपकी 9 तारीख हो चुकी है, बहुत ही कम समय बचा है। तो इसके वीडियो के समक्ष में लगभग आपके 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है। तो इसी प्रकार मैं बता दूं कि लगभग आपके इसमें 100 क्वेश्चन हैं और इसमें PET की परीक्षा में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। देखिए, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला आपका भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत का निम्नलिखित ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो अब उत्तरी या पूर्वी भारत के पश्चिम मध्य बिहार राज्य में स्थित है। तो इसने पूछा पहला पंचाल, अवंती, मगध, फिर शोरसेन। तो कौन सा है आपका मगध है, यानी कि जो अब बिहार राज्य में अव्यवस्थित है तो वो आपका कौन सा है, मगध। मगध एक प्राचीन साम्राज्य था जो अब पश्चिम मध्य बिहार राज्य में स्थित है। बिहार का राजगृह यानी कि सिंपल कहूँ वर्तमान में से राजगीर कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। बाद में बिहार की राजधानी को पाटलिपुत्र कहा गया, लेकिन मतलब राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में मैं बात करूं, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो इसी प्रकार से मगध राज्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है। पहला मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सेकंड लोथल और कालीबंगन, उसके बाद वनावली और रोपड़, फिर है लोथल और रोपड़। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, जो कि आपका भारत में अव्यवस्थित नहीं है। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भारत में नहीं है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा में R37 कब्रिस्तान और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार यानी कि नहाने वाला और अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, विशाल नहाने वाला बाथरूम सिंपल कह सकते हो, और अन्नागार यानी कि आपका अन्न रखने वाला कोष। ठीक है। यानी कि ये आपके भारत में अवस्थित नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इसका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बैरम खान अकबर बिल्कुल सही है, जसवंत सिंह और औरंगजेब बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो और जहांगीर यह सही नहीं है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी था, अर्थात इसका जहांगीर नहीं होगा। लेकिन अव्वल मलिक हुमायूं सही है, अर्थात इसमें नहीं पूछा है, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। पहला वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर है लॉर्ड लिटिन, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त सेवा आरंभ की थी। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता, फिर है आगरा, फिर है फिरोजपुर, फिर है फतेहपुर। तो 5th की मैं बात करूं, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में ब्रिटिश शासन से पोर्ट विलियम जीतने के बाद कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। अर्थात इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि
किस युद्ध के पश्चात इसने जीता था, कौन सा फोर्ट जीता था? विलियम फोर्ट जीतने के बाद इसने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीगढ़ कर दिया था। उसने इस नाम का चयन अपने दादा अलीवर्दी खां के नाम से किया था। अलीवर्दन खां 1661 से लेके 1756 तक जीवित रहे थे तथा वह बंगाल के नवाब थे। ठीक है, यहाँ आपका इतिहास समाप्त होता है। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन, अर्थात 6 आपके अकॉर्डिंग क्या कहता है? ये क्या हो गया? हाँ जी, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? पहला दांडी मार्च, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, फिर है खिलाफत आंदोलन और लास्ट साइमन गो वेक मूवमेंट। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने कोबलिया टेंट मैदान में अपने भाषण में क्या बोला था? करो या मरो का आह्वान किया था, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान में जाना जाता है। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे अगस्त आंदोलन के समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? पहला है आपका राजा राम मोहन राय जी, ये तो जुड़े थे आपके, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, नहीं पूछा है ना इसमें। सेकंड बोलता है आपका पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह भी जुड़े थे। नेक्स्ट ज्योतिबा फुले, यह भी जुड़ी थी। लास्ट बचा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह नहीं जुड़े थे। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक भारत के हिंदी के महान लेखकों में से एक थे। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी नाट्यशाला के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वह एक प्रतिष्ठित कवि और हिंदी गद्य लेखन में विचारधारा का निर्धारण करने वाले एक महत्वपूर्ण लेखक थे, अर्थात यह संबंध नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, बहुत ही मेन क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछता है आपका? कोमागा तामारू क्या था? ठीक है, तो ये क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला है एक सैनिक यूनिट, सेकंड है एक बंदरगाह, फिर है एक पोत, फिर है एक औद्योगिक नगर। 8 की बात करूं तो यह क्या है? एक प्रकार का एक पोत है, यानी कि का या को आ जाए कुछ भी। का मारू एक जापानी जहाज था। इस जहाज ने सन 1914 में एक आर्थिक प्रवासियों जो भारत में अपने जीवन स्तर में खुश नहीं थे के साथ हांगकांग से वैनकूवर की यात्रा की थी। हालांकि अधिकांश यात्रियों को कनाडा में जहाज से उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी और विवश होकर जहाज को वापस भारत लौटाना पड़ा। तो यही आपका एक जहाज है, एक पोत है। ठीक है, 8 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है सूरत में, जी नहीं, सूरत में नहीं किया गया था। सेकंड बॉम्बे में भी यह नहीं किया गया था। फिर है आपका अहमदाबाद, बहुत से बच्चे इसको अहमदाबाद लगा के आएंगे, लेकिन यह अहमदाबाद में भी नहीं किया गया था। ये कहाँ किया गया था? आपका वर्धा में किया गया था। कब किया गया था आपकी बात आती है, ये होती है आपकी 31 जुलाई 1937 में। वर्धा योजना ही तो कहते हैं उसको। तो 31 जुलाई 1937 को महात्मा गांधी ने हरिजन में एक लेख लिखा, जिसके आधार पर अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को वर्धा क्या कहते हैं? आपका वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से
किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापा मार युद्ध देखा? पहला है आपका नो आखलील आंदोलन, गलत है। दूसरा है तेभागा आंदोलन, जी नहीं। और सेकंड लास्ट है आपका पुन्नपरा वायरल आंदोलन, जी ये भी नहीं है 10th का। कौन सा सही है आपका? तेलंगाना आंदोलन, अर्थात इसका 4th ऑप्शन सही है। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1946 में हुई थी और अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के मध्य ये आंदोलन सबसे अधिक सक्रिय रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना 1947 से लेकर 1948 तक, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है आपका भूगोल। बहुत ही आराम से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए आप देखते जाइए और आपको मेरे ख्याल से आप यदि मेरे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समस्या नहीं होगी। और आप यदि हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। यदि कोई बच्चा या छात्रा पीईटी की तैयारी कर रहा है तो उसे आप अवश्य शेयर कर दिएगा ताकि उसको आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। और वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते, ठीक है, लाइक अवश्य कर दिया करो। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखिएगा 11 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? इसने बोला है किस महाद्वीप से। लगभग आपके 7 महाद्वीप होते हैं, तो किस, यानी कि इसने बोला है कि लगभग टोटल जो रेखाएं हैं वो किस महाद्वीप से, यानी तीनों रेखाएं एक ही महाद्वीप से गुजरती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आप अपने जहन में उतार लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर एशिया, अफ्रीका और लास्ट दक्षिणी अमेरिका। तो कुछ इस प्रकार से आप मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से आपकी जाती है भूमध्य रेखा, उसके ऊपर से आती है कर्क रेखा, फिर जाती है लास्ट मकर रेखा, कुछ इस प्रकार से। तो यानी कि एशिया महाद्वीप यहाँ है, यानी कि भूमध्य रेखा यहाँ है और लास्ट में मकर रेखा है। तो इसने बोला है ये तीनों रेखाएं जो आपकी एक ही महाद्वीप से गुजरे वो कौन सा महाद्वीप है, यानी कि यहाँ होता है जो भी है। कौन सा है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। लगभग 7 महाद्वीप होते हैं जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप होता है, लेकिन एशिया महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा प्रत्येक भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती हैं। समझ गए होंगे आप, आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? पहला द्वीप, डेल्टा, जल, डमरू मध्य और लास्ट लैगून। क्या कहा जाता है? तो आपका जल डमरू मध्य कहा जाता है। क्या आपका 2 सागरों या महासागरों के मध्य की भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को जल डमरू मध्य या 2 बड़े भूभाग के बीच सक्रिय जल पट्टी को स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? स्ट्रेट, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। 13 देखिएगा, बहुत ही मेन क्वेश्चन है आपका 13 आपका, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। क्या पूछा है आपका? जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? पहला सिक्किम, फिर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश। और 13 की मैं बात करूं तो इसका कौन सा हो जाएगा? जोजिला, बताइएगा 13 का आपका सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है और इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है, अर्थात ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप कमेंट करके बताओ कि सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है, सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। कमेंट करके आप अवश्य बताओ, आप लोग कमेंट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पहला ताप्ती, फिर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो कौन सी बहती है आपकी पूर्व से पश्चिम? यानी इसने बोला पूर्व, यानी कि पूर्व के साइड, मान लो ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, तो इस साइड से इस साइड बहती है, ठीक है, बताइएगा कुछ इस प्रकार से। तो 14 की मैं बात करूं तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ताप्ती। ताप्ती आपकी पूर्व से पश्चिम में बहती है।
अब ताप्ती के साथ साथ कौन सी बहती हैं आपकी, ताप्ती हो गई, एक नर्मदा हो गई, एक माही हो गई। माही की बात करूं तो यह आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई जाती है, वो है आपकी माही नदी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है, नहीं पूछा है। तो 15 की मैं बात करूं तो कौन सा नहीं है आपका, नर्मदा नदी का डेल्टा नहीं है, शेष आपके ये हैं, अर्थात इसका सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिएगा ऐसे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1984, 1990, 1995 या 1998। तो इसका 1990 एकदम सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 10वीं योजना 2002 से 2007, तीसरी योजना 1966 से 71, प्रथम योजना 1951 से लेकर 1956 और छठी योजना 1980 से 1985। तो 70 की बात करूं तो आपका सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, तीसरी योजना 1966 से लेकर 71 नहीं हुई थी, पंचवर्षीय योजना है आपकी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य स्पेस तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है, 2021, 2022, 2023 या 2024। तो 18 की बात करूं तो आपका दूसरा ऑप्शन एकदम सही है, 2022 तक, हालांकि ये करंट से ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट, कृषि और समृद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है, यानी कि सर्वोच्च निकाय पूछा है आपका क्या है। देखिएगा पहला क्वेश्चन ऑप्शन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर है राज्य व्यापार निगम, फिर है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक, नाबार्ड। तो आपका 19 की बात करूं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, फर्स्ट ऑप्शन आप सही लगाना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखिएगा, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। पहला भारतीय रिजर्व बैंक, फिर है सेबी, वित्त मंत्रालय, फिर है FIBP। तो 20 की बात करूं तो आपका वित्त मंत्री है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अब आता है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। यहाँ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, शुरुआत होती है आपके संविधान से। देखिएगा 21 क्वेश्चन, स्पेस एक न्यायिक दर्शन है जो मानता है कि न्यायालय को अपने निर्णयों के व्यापक सामाजिक निहितार्थ पर विचार करने के लिए लागू करने से परे जाना चाहिए या जा सकता है। ठीक है, तो 21 का मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन सही है, न्यायिक सक्रियता। आगे ना बढ़ें, जब आपको लगता है कि हमारा यह पहला ऑप्शन सही है, नहीं पूछा, तो आप समय व्यर्थ न करके आगे बढ़ना चाहिए। देखिएगा 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत देखने को मिलता है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है 44वें संवैधानिक संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, 52वें संविधान संशोधन में और लास्ट 61वें संविधान संशोधन में। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ व्यवस्था की गई है, इसके 42वें संविधान संशोधन में। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं, अर्थात रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार की यदि मैं बात करूँ, भारत में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं आपके, तो अमेरिका से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से उसका विवरण लिया गया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन, पहला है अनुच्छेद 21, सेकंड अनुच्छेद 30A, फिर है अनुच्छेद 19A, फिर है अनुच्छेद 14। तो इसका मेरे ख्याल से अनुच्छेद 19 का ए एकदम करेक्ट है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24, क्या कहता है आपका, भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका, भ्रमण, आवास तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। सेकंड है केवल धर्म, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा। फिर है कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्रवाई के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। हाँ जी, बिल्कुल सही है, अर्थात इसका थर्ड ऑप्शन समझिए, कानून की अधिकारिता के बिना। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला आपका, स्पेस
पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। तो कौन हो सकती है आपकी 25 का मैं बात करूं तो वो ग्राम सभा ही सही है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहाँ आपका संविधान खत्म होता है। अब आता है आपका सामान्य विज्ञान। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा आप क्या देता है 26 का। एक घोल जिसमें समान कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाला नमक सांद्रता एवं कोशिका को क्या कहा जाता है? पहला लेप्टोनिक घोल, फिर है आइसोटोनिक, फिर है सिंटोनिक, फिर है क्रायोनिक घोल। 26 की बात करूं तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, आइसोटोनिक कहा जाता है उस घोल को। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? पहला, यहाँ बच्चे बहुत ही एक गलत करते हैं, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। पहला परावर्तन, सेकंड अपवर्तन, फिर है लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन और लास्ट है विखंडन। 27 की बात करूं तो सी ऑप्शन सही है, लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, सामान्य शंभु मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्त्राव करता है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एमिनोफिनाइल एलेनिन, सेकंड है हाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन, फिर है फिनाइल एलेनिन, फिर है डाई हाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन। 28 की बात करूं तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, डाई हाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति है? पहला धनेश यानी कि हॉर्नबिल, फिर है भारतीय गेंडा, फिर है गुलाब सीड्स। तो 29 की मैं बात करूं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, कौन सा? धनेश, अर्थात हॉर्नबिल। नेक्स्ट, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? 30 का, पहला है आकृति विज्ञान, फिर है शरीर रचना विज्ञान, फिर है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण है तो आप वर्गीकरण ही लगा के आओगे, तो अर्थात इसका सी ऑप्शन ही एकदम करेक्ट है। यहाँ आता है आपका प्रारंभिक अंकगणित। मैं आपका यहाँ गणित सॉल्व नहीं करूँगा, केवल मैं आपको आंसर बताऊँगा ताकि आपको समय नष्ट ना हो। आपका यदि गलत आ रहा है, सही आ रहा है तो बहुत बेटर बात है, गलत आ रहा है तो आप मेरे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्य 20% है, उस उपकरण की 3 वर्ष के बाद कीमत पूर्व की कीमत होगी। तो 31 की मैं बात करूं तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, 51.2%। नेक्स्ट, यदि 5 पर्यवेक्षणों x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य 11 है, तो अंतिम 3 पर्यवेक्षण का माध्य क्या होगा? आप सभी को ऐड करें, जितने भी आपकी संख्या हैं उसके नीचे उतना रखें। कितनी है? 5, और इक्वल टू 11 करें, 5 का आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उसके बाद संख्या का आपका x का पद एक साइड और विदाउट x का एक साइड करने के पश्चात वैल्यू को घटाएं और डिवाइड करके आपका जो भी आंसर आए x की वैल्यू उसको आपके अंतिम के 3 में ये प्रोवाइड करके ये निकालना है। तो 32 की बात करूँ तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, 13। नेक्स्ट, a/b की पावर x-1 इजकल टू b/a की पावर x-3। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। 33 की बात करूं तो आपका इसका थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, इसकी जो x की वैल्यू आएगी वो लगभग 2 आएगी, अर्थात 33 का थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है? देखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन यदि किसी बच्चे को नहीं आता तो उसके लिए तो एक कठिन ही होगा। तो 34 का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो आपकी इन सबसे डिवाइडेशन है? तो आपका इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है, 9600 होगी वो। कौन सी? 9600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, 3√2 अपॉन √3 प्लस √6 माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2। तो इसका मान, और आगे वैल्यू ये भी दी हुई है, तो इसका मान निकालना है आपका
इसका आपका मान निकालना है 35 का, तो इसका देखिएगा, इसका शून्य आएगा, कितना शून्य आएगा, ना कि आपका √2, ना ही √6 और ना ही √3। देखिएगा नेक्स्ट आपका हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फर्स्ट है वचन, हानि, प्यास, बचत। तो इसका कौन सा? वचन। वचन हमेशा पुल्लिंग में ही आता है, वचनों नहीं आता, हमेशा वचन, प्राण, अनेक, ये सारे क्या हैं आपके? बहुवचन उपयोगी हैं, अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, बहुत ही मेन क्वेश्चन है वाला, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यंत या अज्ञेय। तो सब कुछ जानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा आपका? सर्वज्ञ, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, सदैव शब्द में संधि है। यूपी पेट में आपकी बात करूं, संधियां जरा से पूछता है, बताइएगा संधि कौन सी है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो 38 की बात करूं तो इसका आपका वृद्धि संधि है। देखो जहां आपकी ये दो मात्राएं आ जाएं तो वहां अक्सर कौन सी होती है? आपकी वृद्धि संधि होती है। सदैव, तदैव, कदैव, है ना, या तथैव। यहाँ ज़्यादातर आपकी कौन संधि होगी? आपकी वृद्धि संधि ही अवश्य होगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आप सुनते रहते होगे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ है गधा बनना, हेरा फेरी करना, या घर पर ना रहना, या कहीं ठोर ठुकाना ठिकाना ना होना। तो 39 की बात करूं तो इसका मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन सही है, कहीं ठोर ठिकाना ना होना, अर्थात फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिएगा। तो कृष्ण जी के अनेकों नाम, देखो मैंने अभी बताया है, अनेक, प्राण, ये सब कैसे प्रयोग होते हैं आपके? हमेशा बहुवचन में, अनेकों कभी नहीं होगा। तो यहाँ आपका यही पहला ही अशुद्ध लग रहा है मुझे तो। और देख लेते हैं, चलो। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, जी वो करेक्ट है। तो शोभना बहुत मीठा गाती है, बिल्कुल सही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ अनेकों हैं तो यहाँ अशुद्ध पूछा है, तो आप अर्थात तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, सामान्य अंग्रेजी, इसको आप पढ़ लेना। चूज द suitable option that describe the meaning of the words or phrase printed articles in the following sentence। ठीक है, आपको ये पूरा पैसेज जो भी है, आपको एक पैसेज नहीं डालता उसमें, आपका विदाउट पैसेज वाला है। पहला बोलता है दे सोल्ड हिज हाउस बिकॉज इट वाज ए रियल वाइट एलिफेंट। तो कैसा होगा आपकी मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, ठीक है। 41 की यदि मैं बात करूँ तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही है, ए यूजलेस वन। नेक्स्ट, फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। आपको गलत बताना है इसमें। इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4। क्या दिया है? ही वॉज हॉर्नेबल। नेक्स्ट, 1/ एक्यूटेड फ्रॉम। सेकेंड, 2/ द चार्जेस। फिर 3 है नो एरर। बताइएगा। 42 की यदि मैं बात करूं तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, अर्थात द चार्जेस इज करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, डेस्क डायरेक्शन दी है आपकी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव 1 पैसेज विद 3 क्वेश्चंस, यानी कि एक पैसेज दिया हुआ है जहां से आपको 3 क्वेश्चन बताने हैं। नेक्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चंस आउट द 4 अल्टरनेटिव्स। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, पढ़ लेना आपका जो भी है। देयर वर 4 अस जो भी है, जॉर्ज विलियम जो भी है, मैं आपका स्क्रॉल करते जा रहा हूँ धीरे धीरे ताकि आपको आसानी हो पढ़ने के बाद में। काफ़ी बड़ा है, मैं आपको केवल आंसर गिवन कराता हूँ। द 4 फेल डाउन एंड आउट बिकॉज। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, कौन सा? थर्ड। दे थॉट दे वर इल। नेक्स्ट, वेन एवर द स्पीकर रीड ए लिवर पिल सर्कुलर। 44 की बात करूँ, उसका सेकंड ऑप्शन सही है। ही फेल्ट श्योर दैट ही हैड ए लिवर डिसऑर्डर। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द
एवर पैसेज सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम। 45 की यदि मैं बात करूं तो इसका देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, एन अननेसेसरी डार्क ग्लोमी एंड पेस्टमेटिक एटीट्यूड टू लाइफ, अर्थात 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका। यहाँ आपकी इंग्लिश समाप्त होती है। अब आती है आपकी तर्क एवं तर्क शक्ति, अर्थात रीजनिंग। दिए गए विकल्पों में से उस पद को चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद, यानी कि जो इस प्रकार इससे संबंधित है तो अगला पद इससे संबंधित क्या होगा। मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ, आंसर दे देता हूँ। 46 की मैं बात करूँ तो आपका 4th ऑप्शन सही है। कौन सा, आई और आर। ई कितने पे आता है आपका, 5 पे आता है। ऐसे ही आपका बी निकालना है कितने पे आता है, एम कितने पे आता है, यानी कि 13 या 14 पे आता है। तो इसके बाद कितना एडिशन हो रहा है, उसके बाद आपको जो कंडीशन आपकी इसमें फॉलो कर रही है वही कंडीशन इसमें नेक्स्ट वाले में फॉलो करना चाहिए। तो इसका 4th ऑप्शन आ रहा है सही। नेक्स्ट, दिए गए अक्षर श्रृंखला में अगला पद बताइए। BEDGEFI या HK, तो यहाँ बताना है क्या आएगा आपका। 47 का आपका 4th ऑप्शन सही है, J और M आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी कोड को VEGETABLE को FMCBUFHFW लिखा जा सकता है या लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ARSENAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 48 की मैं बात करूं तो इसका 2nd ऑप्शन सही है। क्या लिखा जाएगा उसको, MBOFTSB। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाईं छोर से 9वां स्थान पर है और प्रवीण दाईं छोर से 5वें स्थान पर है। यदि रवि और प्रवीण के साथ 7 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कन्फ्यूजन करते हैं और देखने को भी बहुत सारे मिलते हैं। तो 49 की मैं बात करूं तो इसका कौन सा होगा, 21 हो जाएगा, अर्थात 3rd ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, ये कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया है तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, इसको सीखना है आपको विदाउट कोडिंग या कोडिंग जैसे भी आपको उचित लगे। देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या कहता है। यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। महीने वाला है आपका सिस्टम इसमें। तो 50 का 1st ऑप्शन सही है, कौन सा, शनिवार होगा। नेक्स्ट देखिएगा, करंट अफेयर्स आती है अब आपकी। किस राज्य में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया गया है। असम, राजस्थान, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। कहाँ अपनाया गया है, तेलंगाना। नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन डिपॉजिट किस देश में खोजा गया है। इटली, जर्मनी, जॉर्जिया या फ्रांस में। तो कहाँ खोजा गया है आपका, ये फ्रांस में खोजा गया है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2025 से संशोधित MSMI वर्गीकरण के अंतर्गत सूक्ष्म उद्योगों के लिए नए निवेश क्या होगी आपकी 53 का। तो इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए होगा। नेक्स्ट, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025-26 के लिए कितने लाख रुपए का बजट पेश किया है। कितने लाख का किया है आपका, 1 लाख करोड़ का किया है, अर्थात 3rd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 55, किसने स्कॉच अवार्ड 2025 में दोहरा स्वर्ण जीता है। किसने जीता है 55 के क्वेश्चन बात करूं तो आपका ना ही ये है ना ही ये है, तो आपका 3rd ऑप्शन सही है, मुथुट माइक्रोफोनिक ने जीता है। नेक्स्ट, यूके में लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। किसे चुना गया है आपका, पहला है SBI, फिर है HDFC, सेकेंड लास्ट है आपका IDFC और लास्ट है RBI। तो इसमें RBI चुना गया है, 4th ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ISTFF सेपक टकराव विश्व कप 2025 में मिश्रित क्वाड में किसने कांस्य पदक जीता है। तो किसने जीता है आपका 57 की बात करूं तो आपका 4th ऑप्शन सही है। तो इसमें तो आपका भारत उत्कृष्ट रहा है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किस देश ने 2025 में पुरस्कार और महिला कबड्डी विश्व कप दोनों जीते हैं। भारत, इंग्लैंड, बांग्लादेश या ईरान। तो किसने जीता है आपका 58 का, इसमें भी आपका भारत उत्कृष्ट रहा है, अर्थात 1st ऑप्शन सही है। भारत ने आपके पुरुष और महिला दोनों ही कबड्डी में विश्व कप दोनों में जीते हैं।
नेक्स्ट, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है? पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो इसका आपका केरल ऑप्शन एकदम सही है। किसने पुरुष वर्ग में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगा देना। तो इसका कौन सा है? गुरजंत सिंह, दिलप्रजीत सिंह। तो 60 की मैं बात करूं तो आपका सुखजीत सिंह, ये भी नहीं है। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा? आपका हरमनप्रीत सिंह, अर्थात 60 का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट आता है आपका सामान्य जागरूकता। देखिएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थात 61। स्मृति मंधाना एक है, क्या है? पहला, बाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, नहीं। सेकंड, दाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, जी यह भी नहीं है वो। नेक्स्ट क्या कहता है? दाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज, जी नहीं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, बाएं हाथ की बल्लेबाज। क्या है? बाएं हाथ की बल्लेबाज है और दाएं हाथ की गेंदबाज है। यहाँ कन्फ्यूजन ना हुईएगा, बाएं और दाएं का चक्कर है। वे बाएं हाथ से बल्लेबाज करती हैं और दाएं हाथ से वो गेंदबाजी करती हैं, अर्थात इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। कौन से थे? गोविंद बिहारी लाल। कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार। कमेंट करके बताना कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला देता है आपका 63 का सोरा पेंटिंग उड़ीसा, जी बिल्कुल सही है। सेकंड, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, सही है। सबसे ज़्यादा बाघ आपका मध्य प्रदेश में ही है, वनस्पति भी ही है। फिर है फड़ या फाड़ होता है, वो आपका राजस्थान पेंटिंग, बिल्कुल सही है। लास्ट बचा सर, आप कहोगे सर ये तो यही सही होगा, जी हाँ। गुलेर पेंटिंग कर्नाटक में नहीं है, अर्थात इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। देखिएगा नेक्स्ट क्या देता है आपका, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला, गुरुचरण दास, जी नहीं। शशि थरूर, तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, रतन टाटा जी, नहीं। फिर हैं NR नारायण मूर्ति, जी हाँ। तो वो आपका इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है आपका 65, कांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी सॉरी? इटली, बेल्जियम, हंगरी या यूनान? तो 65 की बात करूं तो मैं आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा? यूनान, 65 का। अगला देखिएगा, इनमें से या निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं? यानी कि भारत के, जो भी मैं बता दूं, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से बोला है उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम में। तो इसका मेरे ख्याल से 66 का थर्ड ऑप्शन सही है, त्रिपुरा। बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमाएं जुड़ती हैं उसको हम, जो मध्य की सीमा रेखा है, उसे हम शून्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 67। इसमें बोला है अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2007 में शामिल हुआ था। अगला, भांड पाथिर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? 68 की बात करूँ तो आपका यहाँ थर्ड ऑप्शन सही है, जम्मू और कश्मीर की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का बंदरगाह है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सा है 69 का आपका? पहला ही है चटगांव। चटगांव क्या है? बांग्लादेश का बंदरगाह है। 70 क्वेश्चन देखिएगा आपका, निम्न में से कौन भारत रत्न, किसे भारत रत्न नहीं मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है जी, मदर टेरेसा को मिला है, नेल्सन मंडेला को मिला है, लेकिन बलदेव सिंह को नहीं मिला। तो यहाँ आपको फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला, अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। यहाँ आपको गद्यांश आता है, आप पढ़ लेना जो भी है। श्रीमम आदर्श क्या दिया है आपका? श्रम आदर्श जीवन का मूल मंत्र है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत वेद शास्त्रों में श्रम के महत्व को स्वीकार किया गया है। श्रमशील महापुरुष का अमृत स्पर्श छोटे से छोटे कार्य को बढ़ा देता है। यह आप पढ़ना जो भी है, ठीक है। मैं अब धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ आपका, ताकि आप उसको पढ़ सकें।
या अपना जो भी है स्क्रीनशॉट के द्वारा या आपका हस्तलिखित जैसे भी आपको उचित लगे उसके द्वारा आपसे पढ़ने के पश्चात आप क्वेश्चन इसका निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे कहते हैं 71 क्वेश्चन। क्या कहता है, बिना श्रम के सफलता चाहने वाले होते हैं। तो 71 का देखिएगा कौन से होते हैं, आक्रमणीय भाग्यशाली, कर्मवादी या अकर्मणीय कर्मवादी या भाग्यशाली। यानी कि कोई बच्चा या छात्र या जो भी है व्यक्ति है वो कोई भी कठिन परिश्रम या परिश्रम ना करे और वो चाहता है मुझे सफलता मिल जाए, तो भैया वो तो हम कहते हैं आक्रमणीय भाग्यशाली। भाग्यशाली तो हो जाए लेकिन आक्रमणीय, अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। कैसा, फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72। क्या कहता है आपका 72 क्वेश्चन, भारत का विकसित देशों में ना होने का क्या कारण है। तो इसका राजनीतिक व्यवस्था, फिर भौगोलिक दशा या तकनीकी समस्या, और लास्ट ऑप्शन जरा श्रम के प्रति उदासीनता। तो यही सही है फोर्थ ऑप्शन, श्रम के प्रति। यानी कोई बच्चा या जो भी व्यक्ति है वो आपका मेहनत नहीं करना चाहता, यही चाहता है बिना मेहनत के उसको फल मिल जाए, ऐसा तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। फिर है संपन्न का उचित विलोम शब्द है, अंकिचन, गरीब, विपत्र, निर्धन। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, तो संपन्न का आपका विपत्र हो जाएगा। तो इसमें आपको ये सजाती है, यानी कि ले बन नहीं गए। ये लास्ट पर देखो त्रा और त्रा, और किसी में आपका त्रा नहीं है, तो इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही है। कुछ मेल मिलाप भी देखिए करने, बिना आंख बंद करके या आंख बंद करके ऑप्शन ना लगाएं। किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्चता के लिए जरूरी है धार्मिक विश्वास, फिर है दृढ़ निश्चय और परिश्रम, फिर है दूसरों का अनुकरण, और फिर है आर्थिक संपन्नता। 74 की बात करूं तो मैं आपका सेकंड ऑप्शन सही है, दृढ़ निश्चय और परिश्रम। 75 क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, आधार शब्द में आ व्याकरणिक कोटि है, कैसी है 75 में बताइएगा। तो वो उपसर्ग है, यानी कि किसी भी शब्द के आगे कोई अक्षर लग जाए तो उसे हम कहते हैं आ। यानी कि सिंपल कहो कि ये शब्द है आपका धार, ठीक है, और इसके धार अलग है। देखो इसका जो अर्थ है धार का वो अलग निकल रहा है। धार किसी चीज़ की धार हो सकती है, कुछ भी धार हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप इसके आगे आ लगाओगे, क्या आ, तो आ क्या एक प्रकार का आपका उपसर्ग है। तो जैसे ही ये धार के आगे आ लगा तो इसके शब्द में जो इसका अर्थ है उसमें परिवर्तन आ गया। अभी धार था, फिर क्या हो गया आधार, यानी किसी का बेस हो उसे कहते हैं हम आधार, अर्थात उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आदि में लगकर या प्रारंभ में लगकर उसके शब्द में परिवर्तन करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी में टोटल उपसर्गों की संख्या कितनी है, हिंदी में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 76 से लेके 80 तक आपका गद्यांश पढ़ लेना आप। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, जो भी है धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसे पढ़ सकें। यहाँ आपके लगभग 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मात्र आपके हिंदी के 5 क्वेश्चन और बचते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देशभक्ति सामाजिक शब्दों का सही विग्रह है। पहला, देश का वक्त, देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति या देश में वक्त। तो 76 की बात करूँ तो देश का वक्त अर्थात फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, ये स्टार्टिंग में दिया हुआ था, आपको ये छाटना था। तो 77 की बात करूँ तो इसका हमारी कहाँ है, घर में। ये मत कर देना कि असंतोष हमारे जीवन के आरंभ में कैसे हो जाएगी बेटा, हमारे अंदर कैसे, तो घर में हो जाती है। पैसेज पढ़ना आपका जो भी है। देशद्रोही कौन है, बिना पैसेज के नहीं होगा ये। ठीक है, तो 78 का भी जो अपने काम के प्रति उदासीन हो वह कौन है आपका, देशद्रोही। तो जो देश से द्रोह हो, जो देश को दूसरे को दोष देता हो, ये आपका देशद्रोही नहीं है। अर्थात देशद्रोही कौन, जो अपने काम के प्रति उदासीन हो वो देशद्रोही के अंतर्गत आता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, स्रोत का अर्थ है आरंभ, वृद्धि, कारण, जिम्मेदारी। तो क्या है आपका इसका बेटा, आरंभ। स्रोत का अर्थ क्या है आपका, आरंभ है। नेक्स्ट, घर में शांति और सौहार्द की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है। पहला, अपने दोषों को दूर करने का यत्न करें। सेकंड, देशभक्ति करें। फिर दूसरों की जिम्मेदारी पूरी करें, और लास्ट, घर के दोषों को दूर करें। तो इसका कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन, दूसरों को जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ और व्याख्या पढ़ लेना आप।
7 कंपनियों का 2007 का आय व्यय लेखा जोखा है। लाभ या हानि, आय और व्यय माइनस ये है कुछ इस प्रकार से। ये टेबल है, आप जो भी है देख लेना इस प्रकार से, जो भी है मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा। तो 81 की मैं बात करूँ, कौन सा सही है आपका? 4th ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कंपनियों में किसकी वर्ष 2007 में प्रतिशत लाभ या हानि उच्चतम रही थी? किसकी रही थी 22 का? आपको 4th ऑप्शन ए की रही थी। नेक्स्ट, कंपनी सी और डी का लाभ और हानि का प्रतिशत लाभ लगभग होगा, कितना होगा आपका इसका? 83 का, लगभग 4th ऑप्शन। यहाँ ना लाभ है और ना ही हानि है। अगर कंपनी डी का व्यय 2007 में इतना जो भी है पढ़ लेना। 84 की बात करूँ तो इसका 2nd ऑप्शन सही है, 2nd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कंपनियों का वर्षांत जो भी है 85 की मैं बात करूँ तो यहाँ 3rd ऑप्शन सही है, 3rd ऑप्शन सही है। ठीक है, आज मैंने यहाँ बोला था 100 क्वेश्चन की, लेकिन हम आपकी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं ताकि आपको ग्राफ में कन्फ्यूजन ना हो। शेष जो ग्राफ का है मैं उसका पैटर्न आपको विद सॉल्यूशन के साथ अलग वीडियो में लेकर आऊँगा ताकि आपको कुछ समस्या ना हो। मेरा काम है समस्या का समाधान लाना, और आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका समस्या का समाधान आपके समक्ष लेकर आऊँगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे लाइक अवश्य कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अवश्य करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।